जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वे जुआंग का चेला सीनियर जाओ अपने 2 चमचों के साथ यांग काई के पास पहुंचकर उसकी काफी बुरी तरीके से पिटाई कर रहा था और तभी यांग काई की बॉडी में उस स्कल मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और वह काफी ज्यादा डेमोनिक तरीके से उन लोगों की पिटाई करना चालू कर देता है। ये देखकर सीनियर जाओ और उसके दोनों चेले इतनी बुरी तरीके से डर जाते हैं क्योंकि यांग काई किसी जॉम्बी की तरह बिहेव कर रहा था। तभी यांग काई को बचाने के लिए वहां पर सुयान एक मस्त एंट्री लेती है और वह आ जाती है अपने फ्यूचर हस्बैंड यांग काई को बचाने। वैसे यांग काई की फ्यूचर में बहुत सारी वाइफ्स हैं और पहली वाइफ ये सुयान है और मेरी फेवरेट इस डोंगहुआ में सुयान जाते जाते अपनी पावर का छोटा सा नमूना दिखा गई थी उन लोगों को। वहीं जैसे ही वह यांग काई और उसके दोस्तों को लेकर बाहर निकलती है तो आगे से एक और होंगचेंग नाम का बंदा सुयान का रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है और ये बंदा सुयान पर क्रश रखता है, इसलिए यांग काई को सुयान के साथ देखकर उसका तो पारा हाई हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यांग काई को सुयान से इतना ज्यादा चिपकते देखकर तो इस बंदे का खून खोलने लगता है। बताओ में कहता है कि एक ट्रायल डिसाइपल जो काइन रियलम की सिर्फ 3rd लेवल पर है कितना यूजलेस है। वह उसकी तरफ उंगली से पॉइंट करते हुए कह रहा था कि सिस्टर सुयान आखिर आप इसे बचाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं। सिस्टर सुयान का कहना था कि यह हमारा मामला है, इसमें तुम्हें अपनी नाक घुसाने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ यांग काई आंख में घी डालते हुए आगे बढ़ के कहता है कि सीनियर ब्रदर, क्या आपने लव एट फर्स्ट साइट नाम की चीज के बारे में सुना है? इससे पहले कि वह इस बारे में और भी ज्यादा फेंक पाता सुयान उसके पास जाकर उसे चुटकी काटने लगती है कि बकवास बंद करो। यांग काई को इस तरीके से इंटरप्ट करता देखकर तो इस बंदे का खून अब उबलने लगा था। वह कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं सिस्टर सुयान से बात कर रहा था ना, तो तू बीच में अपनी चोंच क्यों चला रहा है? तो जैसे कचरे से मैं मुंह नहीं लगना चाहता। तुझे पता है जब मैं तेरी उम्र में था तो मैं पहले ही मोमेंटम रियलम तक पहुंच गया था, पर तू तो मुश्किल से ही काइन रियलम की 3rd लेवल पे पहुंचा है और अभी मैं ऑलरेडी हार्मनी रियलम की पीक पर हूँ। हमारी पावर के बीच में सिर्फ लेवल का गैप नहीं है बल्कि रियलम का गैप है, इसलिए आखिर तू खुद को मेरे लेवल का सोच भी कैसे रहा है? यांग काई तो फुल कॉन्फिडेंस में था। वह कहता है सीनियर ब्रदर चलो इस मामले को सेटल करते हैं। इससे पहले कि वह और कुछ बोल पाता सुयान उसे चुप कराते हुए कहती है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, इसीलिए जल्दी से हमारा रास्ता छोड़ो। वैसे भी तुम्हारे इन्फोर्समेंट हॉल की बदौलत यांग काई की बॉडी काफी इंजर्ड है और मुझे उसे हील करना है, पर अब यह बंदा इतनी आसानी से इनको कहाँ जाने देने वाला था। उसका लव राइवल जो आ गया है वह अपने चेलों से कहता है खबरदार अगर इन्हें जाने दिया तो चारों तरफ से रोक लो। वो सभी अपने सीनियर का ऑर्डर मिलने के बाद ऐसा ही करते हैं। एक एक डंडा पकड़कर सुयान और यांग काई को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ होंगचेंग का तो ये कहना था कि देखता हूँ कि कैसे बचकर जाते हैं। इसी के साथ दूसरी तरफ हमें सुमो और वेजुआंग को दिखाते हैं जो कि एल्डर्स को अपने अपने साइड की स्टोरी सुनाकर रिपोर्ट कर रहे थे। सुमो एल्डर्स को सारी बातें बताते हुए कह रहा था कि आपको मेरी बातों पर यकीन करना होगा क्योंकि मैं पूरी तरह से सच बोल रहा हूँ। वहीं वेजुआंग उसकी बातों के बीच में आते हुए कह रहा था कि नहीं एल्डर, ये बंदा झूठ बोल रहा है। मैंने साफ साफ यांग काई के पास एक मैजिकल वेपन देखा था, उसका यूज करते हुए उसने मेरे आर्मर को डिस्ट्रॉय किया और मुझे जान से मारने की कोशिश की। आप चाहे तो मेरी बॉडी पर लगे हुए जख्म को चेक कर सकते हैं। तो सुमो को तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा था। वह कहता है बकवास बंद करो। वो दोनों आपस में ही बहस शुरू करने वाले थे लेकिन फिर एल्डर्स को देखने के बाद दोनों शांत हो जाते हैं। यहाँ हमें एल्डर्स को दिखाते हैं जो कि इन दोनों की साइड की स्टोरी सुनने के बाद इनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर चुके थे। वो आपस में इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर गलती किसकी है। इनके अकॉर्डिंग वेजुआंग सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके ऊपर तो उसके पास एक आर्मर था। उस पावरफुल आर्टिफैक्ट को सिर्फ अपनी पावर की हेल्प से डिस्ट्रॉय कर पाना किसी भी बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये लोग इसी बारे में बात करने लगते हैं कि यांग काई के पास पक्का कोई मैजिकल वेपन होगा और इस तरीके से मैजिक वेपन का फाइट के दौरान यूज करना उनके सेक्ट रूल के खिलाफ है। सभी एल्डर्स यांग काई को सजा दिलाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ हमें सुमो के एल्डर को दिखाते हैं जो ये कह रहे थे एक ही फाइट के दौरान वेजुआंग ने भी तो डिफेंसिव मैजिकल ट्रेजर पहना हुआ था। क्या ये गलत नहीं है? क्योंकि आर्टिफैक्ट चाहे अटैक के लिए यूज किया गया हो या फिर डिफेंस के लिए, दोनों ही गैर कानूनी है और इसका मतलब यह है कि दोनों साइड ने रूल ब्रेक किए हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सुनकर तो बाकी दोनों एल्डर्स की बोलती बंद हो जाती है क्योंकि सुमो के एल्डर का पॉइंट बिल्कुल ट्रू था। यहाँ एल्डर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कह रहे थे सोचिए अगर उस आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए वेजुआंग जीत जाता तो सुमो जो कि अपने इंडिपेंडेंट स्किल्स का यूज करके फाइट कर रहा था वो तो हमेशा खुद को ही ब्लेम करता, ना कि वो ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसमें उसकी गलती है। इस हिसाब से देखा जाए तो पहली फाइट हमारे सुमो और वेजुआंग की हुई थी, तो इसका मतलब मैजिकल वेपन यूज करते हुए उसने सुमो को भी जान से मारने की कोशिश की होगी। फर्स्ट एल्डर तो अपने ग्रैंडसन के बारे में ऐसी बातें सुनने के बाद सेकंड एल्डर को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, पर सेकंड एल्डर खामोश नहीं होते। वो कहते हैं आपको क्या लगा कि मैं मिट्टी का पुतला हूँ जिसे यहाँ क्या चल रहा है वो समझ नहीं आ रहा। सुमो का पलड़ा भारी होता देखकर यहाँ वेजुआंग एक काफी चालाक डिसीजन लेता है। वो सुमो के आगे झुकते हुए उससे माफी मांगते हुए कह रहा था अभी मैं मासूम सा छोटा बच्चा हूँ, इसलिए मैंने यह नादानी में कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ कर दें। सुमो को भी पता था कि यह सभी के सामने एक्टिंग कर रहा है। वहीं उसके ग्रैंडफादर तो ये देखकर मन कहते हैं कितना चालाक लड़का है। जैसे ही इसने देखा कि मैटर सीरियस हो रहा है और इसे काफी बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है तो इसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि ये गलत है और सुमो से माफी मांगकर इस मैटर को यहीं दबाने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट एल्डर कहते हैं चलो इस मैटर में तो वेजुआंग की गलती थी जो कि उसने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन यांग काई की गलती उससे ज्यादा बड़ी है। उसने मैजिकल वेपन का यूज करते हुए वेजुआंग को ऑलमोस्ट मार ही डाला था, इसलिए उसे कड़ी से कड़ी पनिशमेंट देनी ही होगी ताकि आज के बाद कोई भी ऐसा करने के बारे में सोचे भी नहीं। सभी एल्डर्स उन्हीं फर्स्ट एल्डर के हाँ में हाँ मिला रहे थे। सुमो तो अब तक
तक घबरा चुका था, लेकिन सेकंड एल्डर ने हार नहीं मानी थी। वो काफी शांति से कहते हैं, कितनी अजीब बात है ना, वे जुआंग की पनिशमेंट पर उसने सिर्फ माफी मांग ली तो उसे छोड़ दिया गया। वहीं यांग काई की पनिशमेंट पे एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है। कितने दोगले हैं आप लोग। ये सभी लोग तो अभी भी नहीं मानते कि हाँ, ये लोग दोगलेपंथी कर रहे हैं। वो लोग कह रहे थे, तुम्हें नहीं पता कि यांग काई का मैटर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। उसने हाथ में ब्लेड पकड़ा हुआ था। शायद सेकंड ब्रदर को इस मामले की गहराई का अंदाजा नहीं है, इसीलिए वो दोनों मैटर्स को एक समझ रहे हैं। सेकंड एल्डर की बातों का रिस्पांस करते हुए कह रहे थे, अच्छा मुझे यह बताइए, आपके एनफोर्समेंट हॉल ने उन लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया था, तो क्या उन्होंने छानबीन करके यांग काई के पास से कोई वेपन हासिल किया? अगर उन्हें वेपन मिला होता तो वो आपको इस चीज की रिपोर्ट जरूर करते। ये क्वेश्चन वो इन्फोर्समेंट हॉल के चीफ एल्डर से पूछ रहे थे। वो कहते हैं, नहीं, अभी तक उन्हें इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली। सेकंड एल्डर का कहना था, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उसने वेपन पकड़ा हुआ था? हो सकता है कि वो अपनी एनर्जी को इस कंडेंस कर पाया हो कि उसने डिवाइन स्पिरिचुअल वेपन क्रिएट कर लिया हो। शायद बच्चों ने जो रेड कलर का वेपन यांग काई के हाथों में देखा था वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से क्रिएट किया हुआ होगा। बाकी सभी एल्डर तो इस बात पे काफी ज्यादा चौक हुए, कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो बच्चा सिर्फ काइन रियल्म की थर्ड लेवल पे है, आखिर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे कंडेंस कर सकता है। पर सेकंड एल्डर का कहना था कि शायद आप भूल गए हैं कि ऐसी काफी सारी मार्शल आर्ट टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में, जिसका यूज करके आप अपनी प्योर एनर्जी को वेपन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नॉलेज की कमी मुझे नहीं लगता है आप लोगों को। फर्स्ट एल्डर तो ये बात मानने से ही इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। अगर वो मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वेपन में ट्रांसफॉर्म कर भी पाता होगा तो भी मेरा वो आर्मर ज्यादा पावरफुल था कि मोमेंटम रियल्म के बंदे के लिए भी उसे ब्रेक कर पाना बहुत मुश्किल है। आखिर वो लड़का अपनी वीक एनर्जी का यूज करते हुए कैसे उस आर्मर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ सेकंड एल्डर तो फर्स्ट एल्डर के मुंह पे कहते हैं कि इस दुनिया में और भी काफी सारी इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल होती नजर आ रही हैं, जैसे कि सब लोग यहाँ पर मानकर बैठे हैं कि आप लिंग शाओ पैविलियन के लीडर बन चुके हैं। उन्होंने इनडायरेक्टली ये कह दिया था कि फर्स्ट एल्डर कभी भी लिंग शाओ पैविलियन के लीडर नहीं बन पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। इस बात पर वो चिढ़ते हुए कह रहे थे, क्या तुम यांग काई को बचाने की कोशिश कर रहे हो हमारे खिलाफ जाकर? तो सेकंड एल्डर इस बात से रेजिस्ट नहीं करते। वो कहते हैं, हाँ, मैं उसे बचाने की कोशिश कर भी रहा हूँ तो क्या? यांग काई और वेजुआंग दोनों ही हमारे सेक्ट के डिसाइपल हैं, दोनों ने ही गलती की है। अगर पनिशमेंट देनी है तो दोनों को दो, वरना माफ करना है तो दोनों होंगे और ये मामला यही खत्म किया जाना चाहिए। एनफोर्समेंट हॉल के चीफ लीडर आकर उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे, पर सेकंड एल्डर चुप नहीं रहते। वो कहते हैं, इतने सालों में चीफ लीडर की गैर मौजूदगी में इस बंदे ने एनफोर्समेंट हॉल टीम को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। वो उन्हें अपनी मर्जी से काम नहीं करने देता। मैं इस बारे में सेक्ट लीडर को रिपोर्ट करूंगा ताकि वो खुद आकर इस मामले को संभाले। मामला गर्म होता देखकर तो वो एल्डर चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर फंसे तो सब फंसे। फर्स्ट एल्डर हार नहीं मानने वाले थे। वो सामने आते हुए सेकंड एल्डर से कहते हैं, मैं यांग काई को लिंग शाओ पैविलियन से एक्सपेल करने वाला हूँ। पर सेकंड एल्डर तो चुनौती देते हुए कह रहे थे, क्या आपकी हिम्मत है उसे एक्सपेल करने की? तभी एक स्टूडेंट उन्हें रिपोर्ट करने आता है, जिससे वो दोनों ही अपनी सीट पर बैठ गए थे। वो स्टूडेंट डरते डरते उन दोनों से बताता है कि किसी ने एनफोर्समेंट हॉल में घुसकर यांग काई को बचाने की कोशिश की है। वो नाम बताने से डरा था, लेकिन फिर फर्स्ट एल्डर की फोर्स करने पर वो बता देता है कि वो सीनियर सिस्टर सुयान है। बस फिर क्या था, फर्स्ट एल्डर को तो मौका मिल जाता है सेकंड एल्डर पर उंगली उठाने का। वो कहते हैं, क्या आपकी ग्रैंड डॉटर का उस लड़के यांग काई के साथ कोई सीन चल रहा है क्या? इसीलिए तो शायद आप उस कमजोर डिसाइपल को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। अब अपनी पोती की इज्जत बचाने के सेकंड एल्डर खामोश होते हुए अपनी सीट पर बैठकर कहते हैं, फर्स्ट एल्डर उस लड़के के साथ जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अपने मन में वो काफी गुस्से में यही सोच रहे थे कि इस मौके का यूज करके वो फर्स्ट एल्डर को नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन उनकी पोती के इस इंपल्सिव बिहेवियर की वजह से अब उन्हें हार मानना पड़ेगा। वो यही सोच रहे थे कि आखिर सुयान उस लड़के को बचाने के लिए क्यों गई होगी। सुमू यह देखकर अपने ग्रैंडफादर को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, पर वो अपनी पावर का यूज करके उसे बिठा देते हैं, क्योंकि सेकंड एल्डर समझ गए थे कि यांग काई के लिए उनके दोनों ही पोता पोती काफी पागल हो चुके हैं। फर्स्ट एल्डर को तो अब मनमर्जी करने का मौका मिल गया था, इसलिए वो वहाँ पर मौजूद उस डिसाइपल से कहते हैं, जाओ जाकर एनफोर्समेंट हॉल से कह दो कि यांग काई को पनिशमेंट के तौर पर प्रिजन के अंदर डाल दिया जाए। और वहीं दूसरी तरफ सुयान की यह पहली गलती है, इसलिए इस मामले को यहीं रफा दफा किया जाता है। फर्स्ट एल्डर का ऑर्डर मिलने के बाद वो डिसाइपल फटाफट इसे बाकी सारे लोगों को रिपोर्ट करने के लिए वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद वो उड़ता उड़ता इन सभी के सामने आकर गिर गया था। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तभी वहाँ पर एंट्री होती है एल्डरमैन की, जो कि उन सभी के बीच में से गायब होते हुए सेक्ट लीडर की सीट पे जाकर बैठ जाते हैं। एल्डरमैन को सेक्ट लीडर की सीट पर बैठा देखकर फर्स्ट एल्डर काफी गुस्से में कहते हैं, आखिर आप उस सीट पर क्या कर रहे हैं? पर एल्डरमैन तो काफी रिलैक्स होकर मनमौजी तरीके से उन सभी को कह रहे थे, मैं तो सेक्ट लीडर की बात तुम लोगों तक पहुंचाने आया हूँ। उन लोगों में से किसी को यकीन नहीं आता और यह बात एल्डरमैन को पता थी, इसलिए वो कहते हैं, आंखें फाड़ फाड़ के इस टोकन को देखो, ये टोकन सच में सेक्ट लीडर का था। उन लोगों में से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एल्डरमैन सच बोल रहे हैं। वहीं एल्डरमैन कहते हैं, सेक्ट लीडर ने कहा है कि यांग काई को जाने दो क्योंकि यह बच्चों का मैटर है, तो इस मामले में हुटियो तुम लोग अपनी नाक घुसाने बंद करो। बच्चों की लड़ाई में आखिर तुम जैसे बेशर्म अपनी नाक क्यों घुसा रहे हो? इतनी खतरनाक वार्निंग सुनने के बाद तो फर्स्ट एल्डर कह रहे थे, क्या ये सेक्ट लीडर ने कहा है? एल्डरमैन कहते हैं, नहीं, ये सेक्ट लीडर ने नहीं कहा है, आधा मैंने कहा है। पहले का जो भी बोला था वो सेक्ट लीडर ने बोला कि यांग काई को जाने दो और बच्चों के मैटर में नाक मत घुसाओ। वो सभी लोग तो हैरान परेशान होकर सिर्फ एल्डरमैन को ही देख रहे थे। वो अपनी बात कंप्लीट करके वहां से जाते हुए कह रहे थे, अब यांग काई का इन रियल्म की थर्ड लेवल पर पहुंच गया है।
अब कायदे से वो ट्रायल डिसाइपल नहीं बल्कि सेक्ट का ऑफिशियल डिसाइपल बन चुका है। अभी तक एल्डर कंफ्यूज थे कि ये सेक्ट लीडर की बात है या फिर एल्डरमैन खुद अपने मन से बनाकर बोल रहे हैं। बट एल्डरमैन तो कहते हैं मुझे जो कहना था मैंने वो कह दिया, मैसेज डिलीवर हो चुका है, अब इसे कैसे संभालना है ये तुम खुद देख लो। ये बोलकर वो तो सीधे अपनी मुंडी उठाकर वहां से निकल जाते हैं। पीछे से ये सभी लोग काफी कंफ्यूज थे कि आखिर एल्डरमैन की कितनी बातें सच्ची हैं और कितनी बातें झूठ। सेकंड एल्डर का तो इसमें कोई हाथ नहीं था, इसलिए वो तो वहां से अपनी बोरिया बिस्तरा उठाकर निकल जाते हैं कि भाई फर्स्ट एल्डर देख ले क्या करना है। वैसे भी तो सेक्ट का लीडर बना फिरता है ना। फर्स्ट एल्डर गुस्से में उन सभी को वहां से जाने का ऑर्डर दे रहे थे। वो सभी अपनी अपनी तशरीफ संभालते हुए वहां से निकल जाते हैं। यहाँ तीनों एल्डर्स आपस में यही बात कर रहे थे कि आखिर सेक्ट लीडर इस मामले में अपनी टांग क्यों घुसा रहे हैं। क्या यह मामला बहुत ज्यादा सीरियस है या फिर इस मामले का इस्तेमाल करते हुए सेक्ट लीडर हमें वार्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि लिंगशाओ पवेलियन पर उनकी पूरी नजर है, कहीं वो वापस से लिंगशाओ पवेलियन में आने का डिसाइड तो नहीं कर चुके। फर्स्ट एल्डर कहते हैं आगे से हमें कुछ भी करना होगा वो सोच समझ कर करना होगा। इसका मतलब यह है कि ये लोग सेक्ट लीडर से डर चुके हैं। यहाँ सीनियर होंगचेंग अपना ही रौब जमा रहा था। वो अपने लोगों से कहता है मार मार के इसका हुलिया बिगाड़ दो। लेकिन इससे पहले कि वो कोई भी एक्शन ले पाता तभी एक डिसाइपल अपने हाथ में फर्स्ट एल्डर का टोकन लाते हुए उन सभी से कह रहा था, एल्डर ने कहा है कि इस मैटर को जाने दिया जाए और यांगकाई को छोड़ दिया जाए। अगर किसी भी डिसाइपल ने यांगकाई के साथ इस मैटर को लेकर फाइट की या फिर उसे पनिशमेंट देने की कोशिश की तो उसे हॉल से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर तो सीनियर होंगचेंग को यकीन नहीं आता। वो तो नाक चढ़ाते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। तो वैसे तो अब किसी की हिम्मत नहीं हो पाती कि वो यांगकाई को कुछ भी बोले, इसलिए वो चुपचाप उसका रास्ता छोड़ देते हैं। वहीं सुयान चुपचाप यांगकाई को लेकर वहां से निकल जाती है और वह सभी बेचारे मुंह देखते रह जाते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।